नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच पर आप सबका स्वागत है। अंडमान का नाम सुनते ही सबके सामने आता है सेल्युलर जेल और स्वतंत्रवीर सावरकर। कई लोग अंडमान इस हेतु जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पर्यटन के आशय से जाते हैं, परंतु आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अंडमान ले चलते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का अंडमान में कार्य कैसे चल रहा है, इसके संदर्भ में आज हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान विजय जी मोहंती। विजय जी पिछले 33 वर्षों से वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्णकालीन कार्यकर्ता है। कभी अंडमान में भी उन्होंने काम किया है। कई वर्षों तक महाकौशल प्रांत का प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व भी उन पर रहा। वर्तमान में आप भुवनेश्वर में उनका केंद्र है और पूर्व क्षेत्र के सह क्षेत्र संगठन मंत्री के रूप में आप कार्यरत है। वे आपको वनवासी कल्याण आश्रम के अंडमान के काम के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। उसके पूर्व शबरी कन्या आश्रम रायपुर के छात्रावास की बालिकाएं एक गीत प्रस्तुत करने वाली है। यह भी एक विशेष है। विशेष इसलिए कि गाने वाली बालिकाएं असम से, अरुणाचल प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ में अध्ययन कर रही है और आज आपके समक्ष मराठी गीत प्रस्तुत करेगी। स्वतंत्रवीर सावरकर ने जिस गीत की रचना की, ऐसे मराठी गीत के लिए रायपुर की बालिकाएं आज अपने बीच में उपस्थित है। पहले उनका गीत होगा, पश्चात मैं माननीय विजय जी को विनंती करता हूं कि अंडमान के काम के बारे में हम सबको जानकारी दें। नमस्कार, मैं वंदना हंफू अरुणाचल से यहाँ रहते हुए 8 साल कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मैं गिची गप्पी कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। यहाँ रहते हुए 4 साल चल रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रतिमा थाउसेन और असम से क्लास MSc कर रही हूँ अभी और यहाँ रहते हुए 11 साल चल रहे हैं। हम आप सभी के सामने एक मराठी भाषिक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवा स्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवा स्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ति तू नित्य संपदांची, राष्ट्राचे चैतन्य मूर्ति तू नित्य संपदांची, स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राणी तू त्यांची, परवशते जानभात तुझी आकाशी होशी, स्वतंत्रते भगवती चांदनी चम चम लख लखसी, वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवा स्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे गालावरच्या कुसुम
समीक्यं वा कुसुमाच्या गाली गालावरच्या कुसुमीक्यं वा कुसुमाच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तुझची विलसत से लाली स्वतंत्रते भगवती तुझची विलसत से लाली तू सूर्याचे तेज उदगची कामी यही तुझी स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे जयोस्तुते श्री महान मंगल शिवा स्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे मोक्ष मुक्ति ही तुझीच रूपे तुलाच वेदांती मोक्ष मुक्ति ही तुझीच रूपे तुलाच वेदांती स्वतंत्रते भगवती योगी जन परा ब्रह्म वदति जय जय उत्तम उदान उन्नत महन मधुर देते स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती सर्वतः साचारी होते वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे हे अधम रक्त रंजिते हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते तुझ साथ मरण ते जनना तुझ वीर जनन ते मरना तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरणा श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवा स्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे वंदे वंदे। आइए हम भारत के जो एक महानता है उसको पूर्ण करने वाले हमारे देश के एक महान द्वीप अंडमान निकोबार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे तो दुनिया में कहा गया है कि जो चीज़ भारत में नहीं है वो जगत में नहीं है, या जो चीज़ जगत में है वो भारत में है। और यही भारत को पूर्णता क्या देता है कि ये अंडमान निकोबार देता है। ठीक से समझने के लिए देखेंगे कि अंडमान निकोबार में आज भी उलग्न मनुष्य रहते हैं। अंडमान निकोबार में आज भी ज्वालामुखी है और ये दो चीज़ भारत का मुख्य भूमि में नहीं है। क्या ये सही नहीं हुआ कि अंडमान निकोबार भारत को पूर्णता देता है? तो यही अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल के खाड़ी के बीच कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई से 1200 से 1250 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित भूखंड 534 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिनको द्वीप कहते हैं। इसमें केवल 34 द्वीप है जहां जनवसति है, बाकी सारे वीरान हैं।
एक छोर से दूसरे छोर की जो लंबाई है 750 किलोमीटर है और चौड़ाई केवल 25 से 35 किलोमीटर है। हर द्वीप के बीच में समुद्र है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है जिनकी लंबाई 120 किलोमीटर। उत्तर अंडमान की विशेषता है कि वहाँ का कालपंग नदी जिसमें एक बांध बनाया गया है और जहाँ से 5 मेगावाट बिजली निकलती है। देश से दूर और विदेश से निकट यह द्वीप समूह उत्तर में ब्रह्मदेश के कोको द्वीप से 60 किलोमीटर और दक्षिण में सुमात्रा द्वीप से 80 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रह्मदेश के जहाज को जहां आने पर 4 घंटे लगते हैं तो भारत के किसी भी बंदरगाह से आने के लिए 4 दिन जहाज को लग जाता है। लगभग 6 महीने की बारिश होने वाला इस केंद्र शासित प्रदेश में 84% जंगल है, तो बाकी क्षेत्र में 30% में धान की खेती होती है। इसके अलावा नारियल और सुपारी और दक्षिण में बहुत सारे मसाले जैसे जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च का खेती होती है। बाघ भालू इसका जंगल में नहीं मिलते हैं, परंतु हिरण, जंगली सुअर, जंगली बकरा, खरगोश और अलग अलग किस्म के सांप। सामुद्रिक जीवों में मगरमच्छ, कछुआ, विभिन्न प्रकार के मछलियाँ भी पाई जाती है। विश्व के सबसे दुर्लभ प्रजाति के कछुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं और बड़े बड़े बोंगा उठाने के लिए यहाँ हाथी को पाले जाते हैं। यहाँ का जो सबसे अच्छी लकड़ी है उसका नाम पड़ाक है, जो मुख्य भूमि में यानी हमारे भारत में मिलता है सागवान लकड़ी, उससे कई गुना मजबूत है और मूल्यवान है। और यहाँ का इतिहास कैसा है? यहाँ तो बहुत इतिहास पुराना है। नाम से हनुमान और हनुमान से हंडुमान, फिर हंडुमान से अंडमान हुआ, ऐसा कहा जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को कहाँ रखेंगे उसका चिंता में पड़ गए थे और फिर अंडमान द्वीप का खोज किया गया। उसका पहले जो अपराध करने वाले वो कैदियों को यहाँ ला के रखा जाता था। 1884 के पास उनको लगा कि ये जो अपने स्वतंत्रता संग्रामी है उनको ला के यहाँ रखेंगे। पहले तो खुला छोड़ देते थे, बाद में सेलुलर जेल बनाना का शुरू हुआ और 1906 में इसका बनाना पूर्ण हुआ, निर्माण पूर्ण हुआ। और ये सेलुलर जेल कैसा था? एक 7 विंग्स में बटा हुआ 699 कक्ष का यह जेल 3 मंजिला था और जिसमें पहले अपराधी रहते थे और बाद में क्रांतिकारियों को इसमें रखा गया। इस जेल का महत्व कहने का समय याद आता है हमारे जो स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 11 साल एक ही काल कोठरी में रहना पड़ा था। और 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए और भारत का स्वतंत्रता का पहला झंडा फहरा है, उसी समय यहाँ के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि भेज दिया गया और वहाँ उनको मुक्त कर दिया गया। और ये जो सेलुलर जेल में जो बर्बरता है, कभी हमने सिनेमा देखा होगा सजाए काला पानी, और वो हमको याद करने से वो आज भी आंखों से आंसू आ जाता है। बैल की जगह कोल्हुओं में ये कैदियों को बांधा जाता था, चला जाता था, जिसमें नारियल का तेल निकालते थे, जंगल कटवाते थे और कई प्रकार के यातनाएं दी जाती थी। यहाँ के खाली इतना नहीं है, जो पुराने अधिवासी सबसे वो ग्रेट अंडमानी है, जिनके 6000 लोग थे और ये 6000 लोगों को अंग्रेजों के द्वारा छल करते हुए हमारे जालियांवाला बाग घटना जैसे उसी प्रकार घेर करके मार दिया गया। और आज ये ग्रेट अंडमानी जनसंख्या मात्र 50 है। भारत एक स्टेट आइलैंड है, इसमें इस द्वीप में ये लोग निवास करते हैं। अभी जनजाति के बारे में बोलेंगे तो मध्य और दक्षिण अंडमान में जरवा, लिटिल अंडमान में ओंगी, सेंटिनल द्वीप में सेंटिनल जनजाति रहती है। और ये सेंटिनली जनजाति आज भी सभ्य समाज को देखने से मार देते हैं। ऐसे स्थिति कुछ साल पहले और जारवा लोग भी करते थे, वो भी मार देते थे।
ये सेंटिनली, ओंगी और जारवा जो है ये कृष्ण वर्ण के निगुर प्रजाति के हैं। इसी प्रकार कार निकोबार में निकोबरी और ग्रेट निकोबार में सोम्पेन जनजातियाँ रहती है जो श्वेत प्रजाति के मंगोलिया नस्ल के हैं। जनसंख्या के हिसाब से निकोबरी 13,000 है तो ओंगी और सोम्पेन लगभग 100 और जारवा 300, सेंटिनेली 350 और ग्रेट अंडमानी 50 है। धर्म और भाषा के आधार पर जनसंख्या यहाँ का लगभग 4.5 लाख है और उसमें हिंदू 3 लाख, ईसाई 90,000, मुसलमान लगभग 35,000, बौद्ध जैन आदि मिलाकर के 4,000 और भाषा की दृष्टि से बांग्ला भाषी लगभग 1,20,000, तमिल लगभग 1,15,000 और रांची जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे उनका 85,000 और तेलुगु 45,000, मलयाली 30,000। लोकल यानी प्री 42 ये जो अपराधियों के वंशज है वो लोग भी आज 15,000 के करीब इस द्वीप समूह में रहते हैं और अन्य भाषाभाषी 10,000 है। ये जो रांची कहने वाले जो लोग हैं जो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के मूल्य काल कार्य का जो मूल स्रोत है और वो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आई हुई जनजाति। उसमें उरांव है, मुंडा, खड़िया, नगेसिया, कंवर, गोंड, रौतिया, लोहार, बड़ाइक, तूरी आदि जिनका जनसंख्या लगभग 85,000 है। इसमें से 45,000 हिंदू है तो 40,000 ईसाई है और ये सारे चर्च के माध्यम से आने के कारण अपना हिंदू धर्म का आचरण से वंचित रहना पड़ा इनको और कुछ लोगों तो जहाज में ही इनका नाम बदल कर दिए। जैसे जहाज में चढ़ने का समय नाम था कृपा बड़ाइक और जब जहाज से उतरा तो उनका नाम हो गया था जोसेफ बड़ाइक। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलता है। जंगल के अंदर इन रांची समाज को अलग अलग बस्ती बना। मुख्य भूमि के फादरों के जब आते हैं फादर और उनको स्वागत करने के लिए ये रांची भाई हमारे हिंदू भाइयों को मादल बजा करके नृत्य करके उनको स्वागत करना पड़ता था। ऐसे हिंदू भाई बहुत दुखी होते थे। इनको लगता था कि हम फादर का स्वागत के लिए जाते हैं तो हमारे भी कोई साधु संत यहाँ आते, हम लोग भी उनको स्वागत करते। ऐसा बात कई वर्षों तक मन में रह गया। 80 दशक के मध्य में जो मध्य अंडमान है उनके पास बकुल तला एक जगह है जहाँ जयश्री प्लाईवुड कारखाना था और उसमें काम करने वाले ये लोग थोड़े ज़्यादा रहते थे और उसी पास में जो झारखंड से आए हुए शिक्षक श्री आसमान सिंह और कुछ शिक्षकों मिलकर के पहली बार उस 1980 के आसपास और रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले से पोर्ट ब्लेयर में तमिल लोग मुरुगन और कार्तिकेय जी का पूजा करते थे और बंगाली लोग जो है पोर्ट ब्लेयर में और उत्तर मध्य अंडमान में दशहरा का पूजा भी मनाते थे और ये जो रांची भाई उनको सहयोग करने लगे। हम कल्याण आश्रम के इतिहास में आएंगे। जसपुर के पास रहने वाले खंगा बट्टोली के रहने वाले श्री लालजन उरांव जो हाटवे में रहते थे वो बीच बीच में जसपुर आने के कारण कल्याण आश्रम भी आते थे और हमारे तत्कालीन उपाध्यक्ष माननीय जगदेव राम जी उनके साथ मिलते थे। उनके अच्छा परिचय था और आपस में अंडमान में कैसे कल्याण आश्रम का कार्य शुरू करेंगे उसका चर्चा भी करते थे। लालजन जी ने लिटिल अंडमान में यानी हाटवे में एक सरकारी जगह पर एक पत्ती झोपड़ी बनाए राम मंदिर के नाम पर और यहाँ से जसपुर से लाया हुआ जो कुछ पोस्टर कैलेंडर होता था उसको सब उसमें लगाए और बाद में आज वो पक्का मंदिर बन गया है। पहली बार माननीय बसंतराव भट्ट जो उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र का प्रभारी थे वनवासी कल्याण आश्रम के, वो पोर्ट ब्लेयर आए और कल्याण आश्रम के नाम पर एक छोटी सी समिति बनाई। उस समय नेवी में कार्यरत श्री दुखू भगत उरांव
MES के श्री जयमंगल भगत और सचिवालय में काम करने वाले श्री गोपाल भगत, ये तीनों इस काम में जुड़े। और ये 4 बंधु यानी लालचंद जी को मिला करके ये सब पहले से परिचय होने के कारण कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हो गया। पहले 1978 में बंगाल से छात्रावास प्रमुख के नाते काम किया हुआ कार्यकर्ता, जो कालांतर में मध्य प्रदेश के झाबुआ, छत्तीसगढ़ के बस्तर और जसपुर के आसपास काम किए थे, वह सन्यासी बनकर फिर से कल्याण आश्रम काम हेतु आ गए। इस प्रकार 1988 में पूज्य स्वामी असीमानंद, जो पोर्ट ब्लेयर के आगमन हुआ और क्षेत्र के लोग यहाँ पर से इसीलिए आ गए, और आने का समय वो पता लाए थे जसपुर से कि यहाँ अंडमान के कौन लोग रहते हैं, और वो उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। एक किराए का मकान लेकर के पोर्ट ब्लेयर में रहने लगे और वर्ष भर के अंदर कुछ बच्चों को लेकर के एक छात्रावास का शुरुआत कर दिया। हिंदू लोग ईसाइयों के माध्यम से तो आए थे, पर अंदर का जो हिंदुत्व है वो सोया हुआ था। अतः स्वामी जी के प्रयास से पति झोपड़ी वाले राम मंदिर धीरे धीरे, और शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर ऐसा शुरू हो गया। केवल पोर्ट ब्लेयर में ही कुमड़ा खेती में एक श्री कृष्ण मंदिर पहले से था। उत्तर में दिगलीपुर से लेकर के दक्षिण में कंबेलवे तक 35 किलोमीटर लगभग, जगह का नाम है 35 किलोमीटर, वो 700 से 800 किलोमीटर दूरी, उसमें जहाज में आना जाना, कभी मिलना कभी ना मिलना, इतना प्रवास करते हुए छात्रावास चलाना और सत्संग चलाना, इनके लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी। केरल के संघ के प्रचारक श्री PV राधाकृष्णन जी, वो भी आ गए। लगभग 1990 में कल्याण आश्रम का पंजीयन हुआ, विधिवत एक संस्था चालू हो गई। मध्य अंडमान के बकुलतला में श्री विवेकानंद हाजरा जी ने आश्रम कार्य के लिए कुछ जमीन दान में दी। वहाँ एक कन्या छात्रावास प्रारंभ हो गया। महिला कार्यकर्ता के नाते सुश्री कमला, मीरा, बिरसी, मदनी, करियो और ये लोग जुड़े। उसमें से करियो और मदनी को 1 वर्ष के लिए काम सीखने हेतु छत्तीसगढ़ के बस्तर भेजा गया। 1995 में पहली बार हमारे पूर्व क्षेत्र संगठन मंत्री श्री श्याम जी गुप्ता के आग्रह से अयोध्या में राम कथा का प्रशिक्षण शुरू हुआ, और 6 माह का इस प्रशिक्षण में अंडमान से 10 बहनों को भेजा गया। 6 माह उन्होंने अयोध्या में राम कथा के प्रशिक्षण ली। 1 माह प्रवचन का प्रत्यक्ष अनुभव हेतु रांची के आसपास के गांव में उन बहनों को रखी गई। 1996 में सारे बहनें वापस आई, और आने के बाद राम कथा के लिए 4 टोली बने। एक लिटिल अंडमान के हाडवे में, और एक जो दक्षिण अंडमान के मन्नार घाट में, मध्य अंडमान के बकुलतला में, और एक था मायाबंदर में। ऐसे 4 केंद्र रहा। हर जगह 3-4 बहनें कल करके रहने लगी, और आसपास गांव में जाके सत्संग चलाना और प्रवचन देना, ये सब इनका काम रहा। कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। उसमें बिहार से श्री राधा कृष्ण राही, सिलीगुड़ी से श्री बिरसा सोलंकी, उड़ीसा से श्री करुणाकर पटेल, और झारखंड से श्री कैलाश उरांव और श्री गुरुचरण मुंडा आए। पहले से अंडमान में रहने वाले श्री सोबरन माझी और श्री चंद्रो महातो, श्री जयधर किसान, और वो लोकल समाज के मलयाली समाज के श्री के विजयन भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। कार्य के दृष्टि से श्रद्धा जागरण केंद्र गांव-गांव में, उसके साथ साथ 2 छात्रावास, एक जत्रा भगत बालक छात्रावास पोर्ट ब्लेयर में और रानी दुर्गावती बालिका छात्रावास बकुलतला में संचालित है। हर वर्ष की अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में अंडमान के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से हर वर्ष श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि और दसाई कर्म और राइज कर्म का जो त्यौहार मनाया जाता है। और इस कोरोना काल में भी सहयोग के रूप में
चावल, दाल, तेल, प्याज, नमक लगभग 100 गांव में 1800 परिवार तक पहुंचा गया है। कुछ विशेष बातें, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता बहनों को जब पूछा गया कि आपको कल्याण आश्रम में काम करने के लिए क्यों इच्छा हुई, तो उत्तर मिला, हम लोग ईसाई लड़कियों को नन बन करके चर्च का काम करते हुए देखते थे। हमको लगता था कि हमको कि कभी मौका मिलेगा कि हम क्या हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर पाएंगे, तो हमको ये मौका मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। रांची समाज के भीतर धर्मांतर के ऊपर वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य की दृष्टि से प्रतिबंध लग गया। और दूसरा, चिकित्सा का सहायता, जैसे एक बहन को जो हृदय में एक वाल्व खराब हो गया, पूज्य स्वामी असीमानंद जी ने बहुत प्रयास किया उनको ऑपरेशन कराने के लिए, पर परिवार के लोग तैयार नहीं हुए। वो समय निकलता गया। एक दिन ऐसा आया कि उनको मेडिकल में एडमिट करना पड़ा और बाद में अंडमान निकोबार के जनसाधारण से लगभग 60,000 रुपये इकट्ठा करके हमने उस बहनों को चेन्नई में ओपन हार्ट सर्जरी कराए, जिसमें उनका वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ। ऐसे कड़ाकाचांग के एक भैया का हृदय अस्त्रोपचार बेंगलुरु में, पर्णशाला का एक माता जी के मस्तिष्क अर्बुद अस्त्रोपचार जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं चेन्नई में, एक गंभीर क्षय रोगी की चिकित्सा चेन्नई में, और रांची में कई मानसिक रोगियों की चिकित्सा करवाया गया। और 1996 में पोर्ट ब्लेयर में अपना एक धर्मशाला का हमने निर्माण किया, जहां मुख्य भूमि जाने वाले और आने वाले और पोर्ट ब्लेयर में चिकित्सा के लिए आने वाले हमारे वनवासी बंधु रुकते हैं। और चिकित्सा कार्य में पोर्ट ब्लेयर के गोविंद वल्लभ पंत के अस्पताल में काम करने वाले श्री एक रामचंद्रन जी जो बहुत सहयोग करते थे उस समय। इसके कारण अंडमान के निवासी सारे रांची परिवार कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं। अब तक अपने छात्रावास से निकलने वाले विद्यार्थी अधिकतम पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और रक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। हर गांव में सत्संग केंद्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता केवल कल्याण आश्रम के कार्य नहीं करते हैं, अपितु सारा समाज के भलाई करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं के दृष्टि से हमारे 15 तो पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ता रहे। हम जानते हैं वनवासी समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता अधिक है। वहाँ के श्रद्धा जागरण केंद्र में महिलाओं की भी सहभागिता अधिक है और हर कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति अधिक रहती है। कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये मुख्य भूमि के जनजाति समाज के होने के कारण यहाँ अंडमान में इनको जनजाति का मान्यता नहीं मिलती है और किसी प्रकार से आरक्षण भी नहीं मिलता है। पिछले 2004 सन में जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है सरकार के, उन्होंने एक प्रयास किया था कि इन लोगों को ओबीसी का आरक्षण यानी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया जाए। मात्र जो चर्च से जुड़े हुए बंधु हैं उन्होंने विरोध किया कि हम लेंगे तो जनजाति का आरक्षण लेंगे पर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं लेंगे। उस समय जो रहने वाले अंडमान में मुसलमान भाई हैं उनको पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल गया और उसके कारण उनको नौकरी मिलता है और हमारे लोगों को आज उस दृष्टि से नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और सामान्य वर्ग के साथ प्रतियोगिता करके हमारे वनवासी भाई उसमें से जो सफल होते हैं उनको वो नौकरी पाते हैं। एक और घटना हुई सब बड़े समस्याओं में, पूर्व सरकार के जो वन नीति उसके कारण जंगल में पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लग गया और अंडमान में 3 प्लाईवुड फैक्ट्री चलता था, एक पोर्ट ब्लेयर में, दूसरा बकुलतला में और तीसरा लॉन्ग आइलैंड में। ये तीनों प्लाईवुड फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तीसरा समस्या एक है जो बड़ा समस्या है कि देश भर में चलता है कि वनवासी समाज हिंदू नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं
तो हमारे यहाँ के लोगों को भी उसका भनक लगा है और वो लोग भी कुछ निकलते हैं, बोलते हैं। ये भी एक समस्या में हम गिनती करते हैं। जो समाधान का प्रयास वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है, उसमें वैचारिक जागरण द्वारा हम सब हिंदू समाज के अभिन्न अंग है, इसका प्रयास चल रहा है। और इस दृष्टि से ये जो धार्मिक त्यौहार हम मना रहे हैं, उसका भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को हम इस अवसर पर याद करेंगे। पहले लोकल से यानी जो प्री-42 उनमें से थे श्री पन्नालाल गुप्ता, जो पहले अध्यक्ष बने। उनके बाद में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री अलगर स्वामी, तीसरी अध्यक्ष श्री आर दामोदरन जो व्यवसायी है और वो तीसरी अध्यक्ष है और अब भी वो अध्यक्ष है। बीच में श्री तुलसीलाल जी इस द्वीप समूह के एक ख्याति प्राप्त वकील है और वो भी हमारे अध्यक्ष बने। उस प्रकार के सचिव के नाते अंडमान निकोबार के जो पूर्व सांसद है श्री विष्णुपद राय हमारे पहला सचिव, दूसरे श्री प्रभाकर वर्मा एक केंद्र सरकार के स्थपति, श्री मुकेश गुप्ता जो शिक्षक और सबसे अधिक समय वो सचिव रहे, बीच में श्री संत प्रसाद राय शिक्षक और श्री चेल्ला पेरुमल जी जो वरिष्ठ यंत्री, वो इस समय सचिव है। पुराने वनवासी कार्यकर्ताओं में से श्री जयमंगल जी और श्री दुखू भगत जी, जिनका नाम मैंने पहले लिया था, वो दोनों आज नहीं है, और श्री गोपाल भगत जी अभी बिस्तर पे है, और केवल लालजन जी इस समय सक्रिय है और प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। संघ विचार परिवार के जो भी कार्यकर्ता इस द्वीप समूह में रहे हैं, वो सब वनवासी कल्याण आश्रम को बहुत सहयोग किए। उसमें विद्या भारती के श्री माधवेंद्र सिंह, विवेकानंद केंद्र के श्री गणेश जी, विश्व हिंदू परिषद के श्री दिनेश गोयल जी और संघ के प्रचारक श्री विक्रम देशपांडे जी, श्री NRS लक्ष्मण जी, श्री दिलीप घोष जी। हम जानते हैं कि अभी वो बंगाल के भाजपा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष है और सांसद भी है। फिर श्री दुलाल नस्कर और आज दक्षिण बंग के जो हमारे प्रांत संगठन मंत्री श्री उत्तम महातो जी, वो भी संघ के प्रचारक के नाते यहाँ कल्याण आश्रम को सहायता की है। कल्याण आश्रम के बारे में बोलने के समय एक नाम जो बार बार ध्यान में आता है, वो है मध्य अंडमान के पर्णशाला के सुश्री मीरा कुमारी। 1993 में 12वीं उत्तीर्ण होकर के पिताजी के साथ पोर्ट ब्लेयर कॉलेज में दाखिला लेने आई थी। जगह नहीं मिली, स्वामी असीमानंद जी आश्रम में मिल गए और स्वामी जी बोले कि मीरा, क्या आश्रम का काम करोगी? मीरा ने हाँ भरी। तब से लेकर के 20 वर्ष तक अविवाहित रहते हुए बकुलतला आश्रम से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक, फिर प्रांत महिला प्रमुख का दायित्व, आखिर में उड़ीसा और अंडमान का संयुक्त दायित्व उनके पास था। और प्रभु इच्छा बलवान गले का कर्क रोग के कारण 2012 में वह कलकत्ता में चिकित्सा के दौरान चल बसी। मृत्यु से पहले बोलना बंद हो गया था। एक कागज़ में लिख कर दी, चिकित्सा तो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी यदि मैं मर जाऊं तो अगला जन्म में भी यही कल्याण आश्रम का काम करूंगी, यही मेरा इच्छा है। और इस समय वही मीरा दीदी को स्मरण करते हुए मैं मेरा बोलना बंद करता हूँ। भारत माता की जय।